आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है फिनो पेमेंट बैंक को ताकि वो कन्वर्ट हो सके या ट्रांजिशन कर सके एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जो कि पेमेंट बैंक से एसएफबी बनने जा रहा है। तो इसी को हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, किस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है, और कौन से ऐसे पेमेंट बैंक हैं जो कभी एसएफबी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं और उसके पीछे का रीजन समझेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें इसके, तो जो सबसे पहले इसमें हाईलाइट आता है वो है फर्स्ट मोवर एडवांटेज का। मतलब फिनो पेमेंट बैंक पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जो कि इस तरह का जो जिसको ये नॉड रिसीव हुआ है या फिर इस तरह का जो लाइसेंस है वो रिसीव हुआ है। इससे पहले अभी तक कोई ऐसा पेमेंट बैंक नहीं था जिसको इस तरह का लाइसेंस मिला। और आपको पता होगा पेमेंट्स बैंक में एयरटेल, जियो, इंडिया पोस्ट ऐसे आपके पेमेंट्स बैंक आते हैं। और इसमें अगर हम रेगुलेटरी रूट की बात करें तो ये किस तरीके से एसएफबी बना है, तो इसके लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस का प्रयोग किया जाता है। ऑन टैप का मतलब समझिए कि पहले के समय होता ऐसा था कि आरबीआई ओपन करता था विंडो कैसी कि आरबीआई कहेगा कि अच्छा हम अब प्राइवेट बैंक, एसएफबी या किसी को भी हम अगर किसी को लाइसेंस लेना है तो हमने ये विंडो ओपन करी है 2 महीने की, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे जो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके बाद आरबीआई ने इन रूल्स को चेंज किया और उसके बाद ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस लेके आए। मतलब अब कोई विंडो वाला सीन नहीं है, साल भर तक ये विंडो ओपन है ना। मतलब कभी भी वो आरबीआई ने कुछ शर्तें बताई हैं कि ये एलिजिबिलिटीज हैं, आपको चाहे एसएफबी में कन्वर्ट होना हो, एसएफबी को अगर जो प्रॉपर बैंक है उसमें कन्वर्ट होना है तो आपको ये शर्तें, ये जो नियम है अगर आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, एलिजिबल हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, साल भर में जब आपका मन करे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जो है सारी चीजें चेक करी जाएंगी। फिर अगर एलिजिबल सही पाई जाती, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस। मतलब साल भर तक ये विंडो ओपन रहती है, जब आपका मन करे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं बार बार इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे अगर आप बैंक में सेलेक्ट हो जाए तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर रहेंगे ना 2 साल तक, वैसे ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब इसको भी प्रॉपर या फुल लाइसेंस नहीं मिला है, बल्कि 18 महीने का इसको लाइसेंस दिया गया है। और इस 18 महीने में जो फिनो पेमेंट बैंक है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो आरबीआई ने रखी होंगी कि आपको इन 18 महीनों में ये सारे काम करने हैं, इतनी ब्रांचेस ओपन करनी है, इतने अनबैंक्ड एरिया में ब्रांचेस ओपन करनी है, अपना टर्नओवर इतना करना, वो सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो अगर वो पूरी कर लेते हैं सारी चीजें 18 महीने में जो कंडीशंस हैं, उसके बाद फिर आरबीआई उसको चेक करेगा कि यह सही है, किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं है, फिर इसको जो है फाइनल लाइसेंस मिलेगा कि प्रॉपर रूप से एसएफबी की तरह ये काम कर पाएगा। जो कि अब 18 महीने का जो रहता है वो सभी लोग लगभग कर ही लेते हैं। बहुत ही ऐसे विरले होते हैं जिनको मतलब कोई इतना मेहनत करे, पहले पेमेंट बैंक बना हो, फिर वो उसने अप्लाई किया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला, फिर वो फेल कर जाए। मतलब ऐसा नहीं कि होता नहीं है, पहले भी हो रखा है ऐसा, लेकिन ये आपका कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद फिर किसी को नहीं मिला लाइसेंस, लेकिन ये रेयर होता है। ये आज के समय में तो ऐसा रेयरिटी ही है कि कोई इस तरह का कोई काम करे। तो ऐसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब फाइनल लाइसेंस नहीं है, बल्कि 18 महीने का एक समय है कि आपको ये समय दिया गया है, उसके अंतर्गत सारी कंडीशन पूरी करिए, फिर आपको फाइनल लाइसेंस मिलेगा। फिर इसमें एक चीज और है जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं एयरटेल या जियो पेमेंट बैंक की बात करूं तो ये कभी नहीं बन सकते एसएफबी। ऐसा क्यों? क्योंकि आरबीआई की जो ऑन टैप गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन जो है प्रॉपर बैंक बन सकता है, उसमें ये कहा जाया गया है कि जो कॉरपोरेट बैंक्स हैं, जैसे एयरटेल कॉरपोरेट बैंक्ड है, जियो कॉरपोरेट बैंक्ड है, तो ये सब कभी बैंकिंग प्रॉपर में जो आ नहीं सकते हैं, मतलब एसएफबी या फिर जो प्रॉपर कॉमर्शियल बैंक हैं वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट हाउस के बैंक हैं। ये जो आरबीआई के द्वारा सजेस्ट किया एनओएफएचसी वाला जो मॉडल है, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी वाला जो स्ट्रक्चर है, वो इसको फॉलो नहीं करते हैं और इसीलिए ये कभी नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब चाहे ये सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हो तब भी नहीं कर सकते हैं ये अप्लाई। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन दिया जाता है जब आरबीआई अपनी गाइडलाइंस में चेंज करे तब। मतलब अभी कहा जा रहा था कि अच्छा ठीक है आरबीआई हो सकता है थोड़ी छूट दे दे के सब भी बन जाए, लेकिन अभी तक कोई दी नहीं गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ये लोग मतलब एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार करें, मतलब अपने आप को जो कॉरपोरेट इनका हाउस है उससे अलग करें, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, फिर हो सकता है। लेकिन ये भी ये करना नहीं चाहेंगे, तो इसीलिए इनके लिए राह कठिन है। ये तभी हो पाएगा जब कहीं ना कहीं कोई और बदलाव मेजर होगा तब। तो
तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सिर्फ एसएफबी के लिए नहीं है, कॉमर्शियल बैंक अगर आप बनना चाहते हैं प्रॉपर बैंक, तब भी ये सेम रूल अप्लाई होता है। कॉर्पोरेट बैंक जो बैंक्स हैं वो अलाउ नहीं है। वरना आपको क्या लगता है कि आज के समय में अब अंबानी, अडानी, एयरटेल, मतलब इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं टाटा के, क्या इनके बैंक्स नहीं आ जाते? बिल्कुल आ जाते, लेकिन ये मनाही है, इसलिए अभी तक नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस आपको अगर नहीं पता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा हो, कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐसा होता था कि अगर जब कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक्स ऐसे मिलते हैं तो ये अपने ही फायदे के लिए काम करते हैं। बैंक का जो यहाँ पे भारत में कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना ज़्यादा होता है, लेकिन ये अपने लिए काम कर, जहाँ इनकी फैक्ट्री खुली वहीं पे लगाएंगे अपनी ब्रांच, वहीं पे एटीएम लगा रहे हैं, जहाँ इनके कर्मचारी वहीं काम करें, तो इसलिए नहीं होता है ये सारी चीज़ें। अब इस तरह का जो कन्वर्जन है, ये क्या मैटर करता है या फिर इसका प्रभाव फिनो के ऊपर क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात कि जो लेंडिंग कैपेबिलिटीज हैं वो आ जाएंगी। मतलब कोई भी पेमेंट बैंक भारत में वो लेंडिंग नहीं कर सकता, मतलब किसी को लोन नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। फिनो ही नहीं, कोई भी पेमेंट बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जब फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा तो ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन है अब इसके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब वो जो भी लोन वगैरह है वो दे पाएगा, इंडिविजुअल्स को, एमएसएमईज को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आसानी से दे पाएगा। इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं कि आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, कि इतने % लोन आपको मिलना चाहिए, जो अनसर्व्ड जो लोग हैं उनको, या फिर जो मार्जिनल लोग हैं उनको मिलना चाहिए, वो अलग एक कहानी है। लेकिन ये लोन दे सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे अभी तक जो छूट इनको, मतलब ये कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन जो थी पेमेंट बैंक में, वो हट जाती है। और ये फिर इसकी वजह से इनका एक कह सकते हैं, इन जो कह सकते हैं कमाने का जरिया है वो ओपन होता है। बैंक की ज़्यादातर कमाई किससे होती है? लोन दे करके। लोन देंगे, उसके बीच का जो मार्जिन आता है, स्प्रेड बोलते हैं जिसको, उस पर कमाई करते हैं। तो आप कहेंगे पेमेंट बैंक में भी तो पैसा लेते हैं, तो ये लोग कैसे कमाते हैं? तो यहाँ पर जो भी पैसा रहता है ना, वो सब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उसमें इन्वेस्ट कराते हैं, तो उसका जो मिलता है उससे ये काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने कहा क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेकिन हमने तो सुना ही देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन ये अपना क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, ये किसी ना किसी बैंक, एसएफबी के साथ टाई अप किए रहते हैं, उनके साथ करके ऐसा क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। इनका क्रेडिट कार्ड नहीं रहता। वहीं पे अगर हम बात करें डिपॉजिट लिमिट की, तो यहाँ पर भी आपको छूट देखने को मिलती है कि कोई पेमेंट बैंक है तो उसमें डिपॉजिट की कैप है कि 2 लाख पर कस्टमर जो है, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रख सकते हैं वो। एक पेमेंट बैंक में इससे ज्यादा एक कस्टमर को पैसा नहीं रखने दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट अगर किसी से ले भी पाएंगे तो 2 लाख रुपए। और यहाँ पे जो होता है, केवल सेविंग और करंट अकाउंट ही यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। इसमें टाइम डिपॉजिट, मतलब फिक्स्ड आरडी, ये सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो ये पेमेंट बैंक का ये कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन है। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस तरह की कोई कैप नहीं है, आप कितना भी कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो रख सकते हैं, एफडी ओपन करवा सकते हैं, आरडी ओपन करवा सकते हैं, मतलब जो प्रॉपर बैंकिंग के सारे सुविधाएं हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं किसी को भी। तो यहाँ पर ये भी सुविधा इनको मिल जाती है अगर ये फिनो जब एसएफबी बन रहे हैं तो इस तरह का भी जो चैनल है कि एफडी आएंगी, आरडी आएंगी, और किसी तरह का कैप नहीं होगा, तो वो सब सुविधाएं भी अब इनको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में आखिर मोटा मोटा अंतर क्या होता है। सबसे पहला बात कि ऑब्जेक्टिव का, पेमेंट बैंक को इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था कि जो लोग अपने घर से दूर जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर उनको अपने घर पे पैसा भेजना है तो उनको एक प्रॉपर इस तरह का चैनल उपलब्ध होना चाहिए कि उनका किसी भी दिन की मजदूरी मिस ना हो, आसानी से वो कहीं भी दुकान पे जा करके आसानी से ऑनलाइन मीडियम से पैसा अपने घर भेज पाए। मतलब रेमिटेंस सर्विसेज के लिए, पेमेंट्स के लिए इनका मूल उद्देश्य था, बनाया गया था कि छोटी छोटी लोग सेविंग करें और उस सेविंग को अगर रेमिट करना है तो रेमिट कर पाए बहुत आसानी से। वहीं पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया इसलिए गया था कि जो जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं प्रॉपर, जिनको यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है, कि उनके द्वारा जो अनसर्व्ड सेक्शंस हैं, मतलब कुछ सेक्शंस हैं जो छूट जाते हैं, उनको सर्व करने के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उनको सर्व करने के लिए, उनको क्रेडिट की सुविधा मिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े लेंडिंग के द्वारा, उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाया गया था। वहीं पे बात करें लेंडिंग की, तो पेमेंट बैंक लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, लोन नहीं दे सकते हैं, बल्कि ये लोन दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब ये लोन ही नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे वही फिर से कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये तो कर रहे हैं, वो किसी और के साथ टाई अप करके करते हैं, अपना नहीं रहता। यहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, किसी के साथ टाई अप नहीं करना है इनको, क्योंकि ये लेंडिंग कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें तो केवल डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, मतलब सेविंग और करंट कासा अकाउंट के लिए रख सकते हैं, जिसमें 2 लाख की कैप है। यहाँ पे सब तरह के डिपॉजिट लेते हैं और कोई लिमिट भी नहीं होती एसएफबी में। वहीं पे कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम पेड अप कैपिटल पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ चाहिए और यहाँ पे चाहिए होता है 200 करोड़ रुपए। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें
तो इसमें 40% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग होनी चाहिए पहले 5 साल में। यहाँ पर भी 40% है पहले 5 साल में, और उसके बाद इसको रिड्यूस करना होता है, धीरे धीरे करके आपको इसको कम करना होता है। वहीं पे पीएसएल की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, जब ये लोन दे ही नहीं सकते हैं पेमेंट बैंक, तो पीएसएल लागू ही नहीं होता। यहाँ पर जो है वो पीएसएल लागू होता है, 75% का पीएसएल जो भी उनका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है। वहीं पे अगर कमेटी की बात करें तो इसको नचिकेता मोर कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पे पेमेंट बैंक बनाया गया, और ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए थे। तो ये थी पूरी डिटेल एसएफबी और पेमेंट्स बैंक की। अब आपसे मैं छोटे छोटे 2 सवाल और पूछता हूं। अगर हम बात कर रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक की, तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है। अगर आपको पता है एमडी चेयरमैन कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।